हेलो बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू द क्लास। नीट 2024 की तैयारी हमारी चल रही है। बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो हम कल कर रहे थे जेनेटिक्स, ठीक है। कल हमने जेनेटिक्स स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ हमने कल जो पढ़ा था जेनेटिक्स के चैप्टर 1 में, लेक्चर 1 में, वो हमने पढ़े थे कुछ टर्मिनोलॉजीज़। मैंने आपको बताया था डीएनए क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था जीन क्या होते हैं, मैंने आपको बताए थे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था डीएनए इज़ अ लॉन्ग थ्रेड। वो लॉन्ग थ्रेड जब फोल्ड होता है तो क्रोमैटिन बनता है, और जब वो और ज़्यादा फोल्ड होता है तो क्रोमोसोम बनता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डीएनए से कई तरह के आरएनए बनते हैं। अगर मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो वो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था, ओके। उसके बाद मैंने आपको कुछ और चीज़ें बताई थी, जैसे डिप्लॉयड टर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड टर्म क्या होते हैं, ओके। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोइड क्या होता है, जीन क्या होते हैं, उसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था जीनोम क्या होता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हमने कल क्लियर कर ली थी, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी ऐसे एक्ट करेंगी जैसे अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। जब आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो और फिर नेक्स्ट क्लास में जाते हो तो उन्हीं से वर्ड्स बनाना सीखते हो। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपको ऐसे ही हेल्प करेंगी। अब जल्दी से अपनी नोटबुक लेके आ जाओ क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। देखो, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगी कि नोट्स बनाओ साथ साथ, और उसी के साथ साथ उन नोट्स को रिवाइज भी करते रहो, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो वीडियो को पॉज करके देखो, लिखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीटेशन मोड में देखो, पर लिखना कंटिन्यू रखो, ओके। और कोई भी पॉइंट मिस मत करो। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हम ये किसके नाम पे पढ़ रहे हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, हमारे एक साइंटिस्ट हैं, वैसे वो मॉन्क थे, देन वो रिसर्च कर रहे थे, ओके। तो उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके। सर ग्रेगर जॉन मेंडल की वजह से हम पढ़ रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, ओके। तो मैं इसको लिखूंगी जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ये किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की, विच डील्स with the inheritance। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है बच्चों? कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड सेकेंड थिंग, वेरिएशन, ओके। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। अब आपको मैं बता देती हूँ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स की टर्म तो आनी चाहिए ना। सबसे पहले कोई आपके पास आएगा तो यही पूछेगा व्हाट इज़ जेनेटिक्स, तो आप उनको क्या बताओगे? तो जेनेटिक्स क्या है? एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है इनहेरिटेंस के साथ और डील करती है वेरिएशन के साथ, ओके। हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ते हैं। अब देखो, वेरिएशन और इनहेरिटेंस है क्या? इनहेरिटेंस मीन्स क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ओके। Each living organism possesses some characters and these characters are transmitted to the next generation, okay। जैसे आपके घर में आपने बातें सुनी होंगी कि इस बच्चे की नोज़ जो है ये इसकी मम्मी जैसी है, इसकी फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो इसके पापा जैसे हैं, ओके। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ शो करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमने कुछ कैरेक्टर्स अचीव करे हैं जो फर्स्ट जनरेशन में थे, यानी मदर फादर से ये कैरेक्टर क्या है? मदर, एंड फादर से कहाँ आए हैं? उनके बेबीज़ में, चिल्ड्रन में, बच्चों में आए हैं, ओके। तो दैट इज़ वाई इस चीज़ को हमने क्या बोला? इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ओके। वन जनरेशन क्या हुई यहाँ पर? अपने पेरेंट्स, और नेक्स्ट जनरेशन क्या हुई? यानी कि बच्चे, उनके बच्चे, देन उनके बच्चे, देन उनके बच्चे। तो आपने हमेशा सुना होगा कि इसकी नोज़ मदर से मिलती है, इसका फेस फादर से मिलता है, ओके। इसका ये जो चिन वाला एरिया है ये इसका है, इसकी आईज़ मदर से मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हम अपनी मम्मी से लेते हैं और कुछ कैरेक्टर्स हम अपने पापा से लेते हैं। सो मदर फादर से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। और इसी
ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज इनहेरिटेंस। जो मैं बोलती हूँ अगर आपको वो लिखना है तो वीडियो को पॉज करते रहना और बीच बीच में लिखते रहना। Okay, so transmission of characters from one generation to next generation is known as inheritance. Okay, but you know there are some changes. Okay, there are some changes. आप मम्मी में भी मिलते हो, आप पापा में भी मिलते हो, बट एग्जैक्टली नहीं मिलते। ओके, सो क्या है, देर आर सम चेंजेस इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब आपकी नोज़ मम्मी में मिलती है पर आपका चिन फादर में मिलता है। ओके, आपकी आइज़ मदर में मिलती है पर आपका जो फरहड वाला एरिया है वो फादर में मिलता है। तो इस वजह से क्या है कि देयर आर सम चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है, पूरे के पूरे आप कॉपी नहीं बने हो, आप थोड़े थोड़े दोनों से मैच खाते हो। तो इसी तरह को मतलब जो चेंजेस आए हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम एंड डेवलपमेंट, उसको हमने क्या बोला है, वेरिएशन। ओके, आपका एक जैसा बिल्कुल सिमिलर ना होना क्या कहलाएगा, वेरिएशन। और आपने मम्मी पापा से जो कैरेक्टर्स लिए हैं उसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो गए हमारे, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब जेनेटिक्स की और ज़्यादा रिसर्च होने लगी तो हमने कहा कि एक तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं और एक है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो वो कौन है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, हैं हमारे बैटसन। ओके, फिर हम बात करेंगे, ये तो मॉडर्न जेनेटिक्स हुआ, पर अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये 3 तरह के जेनेटिक्स है भाई, एक ही तरह की नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के लिए हम फादर किसको बोलेंगे, T.H. मॉर्गन। ओके, ये सब अलग अलग साइंटिस्ट थे पर सबसे पहले किसने जेनेटिक्स के बारे में बात की, मेंडल ने। ओके, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं मेंडलियन जेनेटिक्स। ओके, अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ठीक है, जब इन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में बेसिक आइडिया। ओके, तो सर मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बर्थ। ओके, इनका बर्थ कहाँ हुआ है, इनका बर्थ हुआ है 22 जुलाई को इन द ईयर 1822। आप कैसे याद रखोगे 22, तो इस तरह से याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। और इनकी डेथ, हालांकि ये आज भी बुक्स में हमारे सामने प्रेजेंट हैं, बट जो इनकी डेथ है वो हम लिखेंगे 6 जन 1884 को। ओके, सो ये हमने पढ़ा मेंडल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके वर्क के बारे में। किसके बारे में, वर्क के बारे में। ये तो हुआ इनके बारे में, अब हम बात करते हैं वर्क के बारे में। तो मेंडल पहले क्या थे, स्टूडेंट थे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। देन आफ्टर क्या हुआ, मेंडल बन गए मॉन्क। ओके, वो मॉन्क बन गए और वहाँ रहने लगे वो एक चर्च में। ओके, और वहाँ पे उन्होंने किया वेजिटेबल्स की ग्रो। अब वो क्या करते थे, एक गार्डन था, उस गार्डन में वो क्या करते थे, वेजिटेबल्स को ग्रो करते थे। और वहीं पे गार्डन में उन्होंने एक प्लांट ऑब्जर्व किया जिसको हम कहते हैं गार्डन पी। ओके, इस गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ओके, ये साइंटिफिक नेम है, जैसे हर उसका साइंटिफिक नेम होता है। साइंटिफिक नेम आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड देन इस तरह से लिखोगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पाइसम सटाइवम। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि अब इन्होंने वर्क का ड्यूरेशन क्या है। तो वर्क ड्यूरेशन जो है, इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक काम किया, 7 ईयर्स। ओके, इन्होंने इस काम स्टार्ट किया 1856 से और काम फिनिश किया, रिसर्च का, कॉम्बिनेशंस बनाए, डिफरेंट तरह के प्लांट्स ग्रो करे। तो इतने सालों तक, यानी कि कितने साल हो गए टोटल, 7 ईयर्स तक इन्होंने काम किया। और देन आफ्टर इन्होंने 2 ईयर्स क्या किया, अपना कंटेंट डेवलप किया। कंटेंट डेवलप किया मींस क्या है, इन्होंने जो रिसर्च करी थी उसके बारे में डेवलप किया, तो कंटेंट डेवलप किया। और इन द ईयर 1865 इन्होंने क्या किया, उसको पब्लिश कर दिया। ओके, मतलब इन्होंने क्या किया, पहले 7 सालों तक काम किया, फिर 2 ईयर्स तक, तो इन्होंने 2 ईयर्स तक क्या किया, अपना डेटा तैयार किया। डेटा तैयार किया मीन्स क्या रिपोर्ट आती है, क्या डेटा आता है, इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, कंक्लूजन, रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स आप इसको कहोगे, तो वो सब इन्होंने 2 ईयर्स तक रेडी करी। एंड देन आफ्टर पब्लिश कर दी एक लोकल
वहीं के पेपर में। ओके, और फिर उस पेपर का इन्होंने नाम भी रखा। क्या नाम रखा? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स ऑन, क्योंकि ये प्लांट पे कर रहे थे तो प्लांट, एंड हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ये क्या कर रहे थे? हाइब्रिड बना रहे थे, मीन्स दो तरह की वैरायटीज़ को मिलाकर एक नई वैरायटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन, ये इन्होंने इनका वर्क पब्लिश किया इन द ईयर 1865 में। ओके, अब यहाँ पे देखो 56 से 63 तक इन्होंने काम किया, 7 साल 2 साल तक इन्होंने अपना डेटा तैयार किया, कंटेंट तैयार किया और पब्लिश कर दिया। बट अब प्रॉब्लम क्या आई? यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो वर्क है इन्होंने, ये वर्क इनका क्या हो गया? अनरिकग्नाइज्ड। अनरिकग्नाइज्ड क्यों? क्योंकि किसी ने इनके काम पर ध्यान ही नहीं दिया। ये इतना इम्पॉर्टेंट कंटेंट था, इतना इम्पॉर्टेंट डेटा था, इन्होंने इतनी मेहनत से तैयार किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, रिजल्ट्स बनाए थे, पर अल्टीमेटली क्या हुआ कि इन्होंने जो वर्क किया था वो वर्क अल्टीमेटली क्या हो गया? अनरिकग्नाइज्ड रहा। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे कि ये वर्क अनरिकग्नाइज्ड क्यों रहा। सबसे पहला और बहुत कॉमन इशू, आप बहुत इजीली समझ सकते हो, कम्युनिकेशन इशू। आज हम कुछ भी करते हैं तो सीधा अपडेट कर देते हैं, सबको खबर पहुंचा देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे तो क्या था, इतने फ़ोन, मैसेज, अपडेट, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर नहीं थे। तो कम्युनिकेशन इशू की वजह से क्या हुआ कि उनका वर्क दूर दूर तक नहीं फैल पाया और एक लोकल लिमिट में रह गया। लोकल लिमिट में रह गया तो कुछ ही लोगों ने उनको देखा, कुछ ही लोगों ने उनको देखा तो उस पर फीडबैक दे दिए जो कि पॉजिटिव नेगेटिव रहे होंगे, और अल्टीमेटली क्या रहा? ये वर्क अनरिकग्नाइज रहा। ठीक है, किसी ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया क्योंकि कम्युनिकेशन इश्यूज थे, यानी कि कम्युनिकेशन उस टाइम पे क्या था? बहुत ही हार्ड था। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे, उन्होंने एक कंसेप्ट बोला कि नो ब्लेंडिंग ऑफ फैक्टर्स। नो ब्लेंडिंग, और मैं यहाँ लिखूंगी मिक्सिंग ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? जीन को टर्म दिया था फैक्टर्स। उस टाइम पे इन्हें नहीं पता था कि जीन भी कोई चीज़ है, पर इन्होंने बोला कि जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जीन, जिनको आज हम जीन कहते हैं, ठीक है, उनकी ब्लेंडिंग नहीं होते। मीन्स क्या होगा? नो इंटरमीडिएट। नो इंटरमीडिएट मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि या तो कोई बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ऐसा कुछ नहीं है। या तो क्या होगा? प्लांट टॉल होगा, या फिर कैसा होगा? शॉर्ट, या फिर कैसा होगा? राउंड होगा, या फिर कैसा होगा? रिंकल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है? बहुत क्लियर थी। या तो कैसा होगा? एकदम येलो होगा, या फिर आप कहोगे कि ग्रीन होगा। ऐसा नहीं है कि आधा येलो आधा ग्रीन हो गया, या ग्रीन और येलो कलर मिलके कुछ मिक्स का हो गया। तो उन्होंने ये चीज़ दी थी, पर ऐसी चीज़ मानी नहीं गई क्योंकि जो विजन में था उस टाइम साइंटिस्ट के या लोगों के, वो क्या था? अब ह्यूमन हाइट को देख लो, वो क्या होती है? टॉल भी होती है, मीडियम भी होती है, और स्मॉल भी होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल भी होती है। ठीक है, तो विजन जो था उस टाइम पे वो लोगों का था कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, या तो टॉल या शॉर्ट नहीं हो सकता, मीडियम हाइट वाले भी होते हैं, ह्यूमंस को देख लो, एनिमल्स को देख लो। तो उन्होंने फिर ये पॉइंट उस टाइम पे जो उनके साथ वाले काम करने वाले वर्कर्स थे और साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये पॉइंट भी रिजेक्ट कर दिया कि ये नो ब्लेंडिंग ऑफ फैक्टर को हमें मान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट लिख रही हूँ जो कि है कंसेप्ट ऑफ जीन। ठीक है, एक कंसेप्ट था जीन। उस टाइम पे जीन नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे? फैक्टर्स थे। पर उन्होंने बोला था कि दीज फैक्टर्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। क्या बोला उन्होंने? दीज फैक्टर्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, ओके, विच कंट्रोल्स डिफरेंट एक्सप्रेशन। जो क्या करती है? सारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है। अब हम बोल रहे हैं प्लांट टॉल होता है, शॉर्ट होता है, तो ये हमें पता चल रहा है। तो उस टाइम पे इस लाइन का एग्जैक्टली मतलब क्या निकल रहा है? ये इतनी डिफिकल्ट लाइन है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि जीन इज़ द मेन की फैक्टर विच कंट्रोल्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद एक और इशू आया, वो क्या आया? इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, जो इनके साथ वाले थे,
वो इस चीज़ को मानने से तैयार नहीं हुआ कि आपने मैथ्स का नॉलेज यूज़ किया साइंस को डिफाइन करने के लिए, वो भी बायोलॉजी, समझ रहे हो। तो मैथ्स नॉलेज यूज्ड इन बायोलॉजी, ये किसने किया, बहुत अच्छे थे मेंडल मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने क्या किया, मैथ्स की वजह से बायोलॉजी को डिराइव किया और अपना स्टैटिस्टिकली डेटा मेंटेन करा, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल डेटा मेंटेन करा, और जिसकी वजह से ये किसने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ वालों ने। तो फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न, थर्ड रीज़न एंड फोर्थ रीज़न। ओके, फिर हम बात करेंगे कि अब एक और ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से वो मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, नो फिजिकल प्रूफ। अब हमने बोल दिया जीन है, जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन बन रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो क्या है, पर इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए अल्टीमेटली मेंडल का वर्क क्या हो गया, रिजेक्टेड। ओके, मेंडल का वर्क क्या हो गया, रिजेक्टेड, ठीक है। बट अब क्या हुआ, ये उस टाइम की बात है, 65, 67, 68, 69, ठीक है। और अल्टीमेटली जब उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था 1865 से लेकर 1900, ठीक है, सोचो उनकी डेथ के बाद। अब क्या हुआ, यहाँ पर 3 साइंटिस्ट आए और उनके वर्क को रीडिस्कवर किया। ओके, मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ बच्चों, ताकि आप अपने नोट्स बना सको, ठीक है। और अपने नोट्स बनाओ, और फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। और जो भी पॉइंट्स आपका मिस हो रहा है वो लिखते जाओ साथ साथ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, पर अगर नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट आप अपने नोट्स खुद से बनाओ, क्योंकि खुद से बनाए हुए नोट्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब रीडिस्कवर की, तो रीडिस्कवर की 3 साइंटिस्ट ने, ये सब अलग अलग एरिया में थे, अपना अपना काम कर रहे थे, पर इन 3 साइंटिस्ट ने क्या किया, इनके वर्क को रीडिस्कवर किया। पहले साइंटिस्ट थे हॉलैंड के, जिनका नाम है यूगो डी, और ये बहुत सिंपल है, HH से याद रखना। फिर थे जर्मनी के साइंटिस्ट थे कॉलकारन्स, ओके, एंड देन आफ्टर थे टी शेरमार्क। ओके, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया, ठीक है। रीडिस्कवर किया उन्होंने, फिर से रिसर्च करी एंड देखा कि कैसे इस वर्क को पॉसिबल है, ये क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, कैसे ये काम हो रहा है, जीन्स कैसे लीड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली रीडिस्कवर करके इन्होंने इसको रीपब्लिश किया एक बहुत ही फेमस जर्नल में। ओके, रीपब्लिश किया, और उस जर्नल का नाम था फ्लोरा, तो वहाँ इसको रीपब्लिश किया गया। ओके, तो 1901 में मेंडल का वर्क रीपब्लिश हो गया। क्यों? क्योंकि इन तीनों साइंटिस्ट के एफर्ट्स से मेंडल के वर्क को समझा गया और उन्होंने इसको रीपब्लिश कर दिया, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या समझा, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। हमने ये सारी टर्मिनोलॉजीज तो लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। फिर मैंने बताया जेनेटिक्स क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। देन मेंडल के बारे में हमने डिस्कवर किया, मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज क्यों रह गया। देन आफ्टर हमने ये पढ़ा कि मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर कैसे किया, ठीक है। अब हम एक सिंपल सी बात समझते हैं कि वाई मेंडल बिकेम सक्सेसफुल। सोचो वो इतने सक्सेसफुल हो गए कि उनके वर्क को इतने टाइम बाद ध्यान देकर वापस से पढ़ा गया। ओके, तो वाई मेंडल बिकेम सक्सेसफुल, तो अब वो इतने सक्सेसफुल क्यों रहे, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सक्सेस ऑफ मेंडल। फर्स्ट बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल जो उनके लिए रहा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, प्रोजेनीज बनाएंगे। ओके, तो यूज़ ऑफ मैथ्स, उन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल नॉलेज को यूज़ किया था अपने डेटा को फॉर्मुलेट करने में, आइडियाज़ को डिराइव करने में, ठीक है। जैसे वो क्रॉस कर रहे थे और गैमेट्स बना रहे थे, जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो निकाल रहे थे, तो इन सब के लिए उन्होंने क्या किया था, मैथ्स के सब्जेक्ट को यूज़ किया था, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया था, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि वो डेटा बना पाए थे। सेकंड क्या किया था, उन्होंने डेटा को मेंटेन किया था। ओके, डेटा मेंटेनेंस जो है उनकी सेकंड एडवांटेज रहा। लार्ज नंबर ऑफ डेटा और वी कैन से रिकॉर्ड्स उन्होंने बना के रखे, ठीक है। अब हमने बात की कि
फर्स्ट जनरेशन है, F1 जनरेशन है, फिर F2 जनरेशन है, फिर उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, फिर कभी बैक क्रॉस कराया, फिर पेरेंट सेलेक्ट करे, फिर सीड्स देखा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये हवा में नहीं हुई है, इन्होंने इन सब चीज़ों को लिखा है और लिखने की वजह से ये उस चीज़ों को फॉर्मुलेट कर पाए। ओके, तो ये तो उनका थर्ड रीज़न है सक्सेस का कि क्यों मेंडल इतने सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हर चीज़ का डेटा बना कर रखा था। ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप नोट्स नहीं बनाओगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में भूल जाओगे। ओके, बट अगर आप डेटा मेंटेन करके रखोगे, नोट्स मेंटेन करके रखोगे, तो ये सब आपको याद रहेगा। फिर कल परसों कभी भी आप एक पेज पलट के देखोगे तो आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, लार्ज साइज़ और क्वांटिटी ऑफ सीड्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करे थे ताकि कुछ ख़राब भी हो गए, डैमेज भी हो गए या एरर भी आ गए, तो वो एरर क्या है, इस लार्ज क्वांटिटी में रीसेट हो सके। ओके, तो चांसेस ऑफ एरर मैं यहाँ पर लिखूँगी कि चांसेस ऑफ एरर, लेट मी रेज इट एंड राइट इन अगेन। ओके, सो चांसेस ऑफ errors got reduced। ओके, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा डेटा लिया, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे सीड सैंपल लिए, उसकी वजह से जो चांसेस थे एरर के वो रिड्यूस हो गए। कैसे रिड्यूस हुए मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि जाओ 5 लोगों की हाइट देख कर आओ, आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें 5 लोगों की हाइट देख कर आओ। ठीक है, तो आप कहोगे कि किसी की 5 है, किसी की 5.2 है, किसी की 5.3 है, किसी की 4.9 है, ठीक है, और किसी की 5 है। इस तरह से सेम डेटा आ गया। पर अगर आपसे मैं कहूँगी कि 50 बच्चों का डेटा लाओ, तो किसी की 5.1 भी होगी, किसी की 5.2 भी होगी, किसी की 4.8 भी होगी, किसी की 4.6 भी होगी, किसी की 4 ही होगी, किसी की 6 हो जाएगी, किसी की 6.1। इतने सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लार्ज डेटा बनाने से उनको यही फ़ायदा हुआ कि एरर के चांसेस रिड्यूस हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा वो करेक्शन कर सके अपने डेटा में। ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस किस चीज़ का, उन्होंने जो भी वर्क करा वो सिर्फ ऐसे हवा में ही नहीं कर दिया, उन्होंने जो भी वर्क करा उसकी थ्योरी दी और फिर उसके एक्सपेरिमेंट दिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिए, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स से एक्सप्लेनेशन डिराइव करे और फिर उसको दिया कि वाई इट इज़ डोमिनेंट, वाई इट इज़ रिसेसिव, वाई दिस, वाई दैट। ठीक है, ये सब हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो मैं सिर्फ आपको बेसिक बता दूँ। ठीक है, तो ये सब उन्होंने करके दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका काम सक्सेसफुल रहा। एंड देन इन एक्सप्लेनेशंस को जो उन्होंने दिए थे, इनको अगेन टेस्ट किया। ठीक है, जैसे कि टेस्ट कैसे किया, अगर कोई रिज़ल्ट आ रहा है तो उसको टेस्ट क्रॉस करा के चेक करा कि क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, बैक क्रॉस करा के चेक करा क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। उसके अलावा उन्होंने सिर्फ F0 से F1 पे नहीं रुके, F1 के बाद उन्होंने क्या किया, F2 भी बनाया। ठीक है, ये पेरेंट है F0। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारा कलेक्शन ऑफ वर्क करा, जिसकी वजह से वो बहुत ही अपने काम में, अपने टारगेट में सक्सेसफुल रहे। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया कि उनका वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा और बाद में वो रिकॉग्नाइज्ड कैसे हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने एक पी प्लांट सेलेक्ट किया था, तो वाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट। ओके, तो वेरी फर्स्ट तो क्या है, बहुत सिंपल है, शॉर्ट लिव होता है। ठीक है, शॉर्ट लिव मीन्स क्या होता है कि फ्यू मंथ्स की इसकी ड्यूरेशन होती है, 3 to 4 ईयर्स में ये 3 to 4 मंथ्स में ये ग्रो कर जाता है, 3 to 4 मंथ्स में ये ग्रो कर जाता है। देन सेकेंड जनरेशन आपको उसी टाइम पे देखने को मिल सकती है, थर्ड जनरेशन देखने को मिलेगी, एंड फोर्थ जनरेशन तक भी आप देख सकते हो। ओके, तो मतलब लार्ज ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो स्मॉल टाइम में। ठीक है, सोचो अगर कोई ऐसा एनिमल ले लेते जो 50 साल में एक जनरेशन कंप्लीट हो रही है उसकी, तो कैसे करते थे। लार्ज ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें क्या करनी है, स्मॉल टाइम में कंप्लीट करनी थी। तो उन्होंने एक ऐसा प्लांट लिया जो 3 to 4 मंथ्स में अपना साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ताकि क्या है वो सेकंड जनरेशन को ऑब्जर्व कर सके, फिर उसके बाद थर्ड को, फिर फोर्थ को। वरना सोचो अगर ऐसा कोई लेते जो 50 साल जिसकी लाइफ है, तो उसकी सेकंड जनरेशन कब देखते, थर्ड तो वो देख ही नहीं पाते। ओके, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। फिर उन्होंने ऐसा प्लांट इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये ईजीली अवेलेबल था। ओके, और ऐसा भी नहीं था कि इसके सीड बहुत
महंगे हों, वेराइटीज़ ना हो, तो चीप भी था, कॉस्टली भी नहीं था, ठीक है। थर्ड, अगर हम कहेंगे इजीली अवेलेबल, और ये तो आप समझ रहे होंगे। देन आफ्टर थर्ड क्या है, इसमें नेचुरली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि सेम प्लांट सेम फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं, सेम फ्लावर के स्टैमेन सेम स्टिग्मा पे जाकर राइज होते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बट इसमें आर्टिफिशियली, क्योंकि इनका काम तो हाइब्रिडाइजेशन का था, तो इन्होंने क्या किया था कि आर्टिफिशियली पॉलिनेशन भी अचीव किया था। ओके, तो जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी ये करा पाए, और जिसकी वजह से क्या है, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सके। अगर सोचो ऐसा कोई प्लांट लिखते हैं जिसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है, तो वो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब कैसे करा पाते। तो इसीलिए ये उनका वर्क पी प्लांट पे सक्सेसफुल रहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इससे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनते थे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते थे। तो क्या है कि वही बात है कि जब बहुत ज़्यादा, सोचो अगर 2 ही प्लांट प्रोड्यूस हुए, एक टॉल और एक शॉर्ट, ठीक है, तो आप कंफ्यूज होगे। और अगर 2 ही प्लांट है, सोचो दोनों टॉल हो गए, तो क्या आप कोई रिजल्ट डिराइव कर पाओगे। सोचो दोनों शॉर्ट हो गए, तो आप क्या कोई रिजल्ट बना पाओगे, नो। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होते थे, इसीलिए वो रेशियो निकाल पाए कि 1:2:1 है, ठीक है, 9:3:3:1 है, या जो भी रेशियो आ रहे हैं, तो वो कब निकाल पाए, जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। और फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जो बहुत क्लियरली विजिबल थे। ऐसा नहीं है कि एक वाइट कलर है और एक दूसरा हल्का सा पिंक कलर है जो आप देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो क्लियरली विजिबल डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने यूज़ किए थे, और जिसकी वजह से ये क्या हुआ था, प्लांट सक्सेसफुल रहा था। और इन द लास्ट वी कैन से दिस प्लांट इज़ वेरी वेरी ईजी टू ग्रो इन लेबोरेटरीज। ओके, यहाँ तक आप सब लिख लो। अगर आप कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो वीडियो पॉज करके लिखो, बट मैं कहूँगी कि आप नोट्स ज़रूर बनाओ अपने, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई सारी बात। अब हम बात करते हैं मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बची हुई टर्म्स पढ़ा देती हूँ। एक टर्म है लोकस। लोकस क्या होता है, देखो मैंने कल आपको ये बताया था, ये क्रोमैटिन होता है, लूज फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। लूज फॉर्म ऑफ डीएनए जब और ज़्यादा टाइट होती है तो एक पर्टिकुलर फॉर्म बना लेती है, और इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। इसे मैं कहूँगी क्रोमैटिन, और इसे मैं कहूँगी क्रोमोसोम, ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीएनए चिपके हुए नहीं हैं डीएनए के ऊपर। डिफरेंट पार्ट्स यानी कि रीजन्स जो हैं, लोकेशंस जो हैं, वो क्या कहलाती हैं, जीन कहलाती हैं। आई कलर वाला जीन, प्लांट की हाइट वाला जीन, ठीक है। तो अगर ये क्रोमोसोम में यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लोकस। और मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में हर क्रोमोसोम 2-2 पेयर में होते हैं, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1, 2 होंगे, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो जितने भी होंगे क्रोमोसोम वो 2 होंगे और ऑलवेज पेयर में होंगे, एंड हर उसकी क्या होती है, 2 कॉपीज़ होती है। तो अगर यहाँ पे कोई क्रोमोसोम के यहाँ कोई जीन प्रेजेंट है, तो ये जीन दूसरे क्रोमोसोम के भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, लोकस, ठीक है। और ये क्रोमोसोम क्योंकि ये 2 हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डिप्लॉयड सेल। ऐसी सेल जिसके अंदर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो, उसको हम कहेंगे डिप्लॉयड सेल। और ऐसी सेल जिसके अंदर हर क्रोमोसोम की 1 कॉपी है, उसको हम कहेंगे हैप्लॉयड सेल, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि एक जीन है, ठीक है, ये जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये जीन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो एक जीन की क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स होती है। और कितनी फॉर्म है, डिप्लॉयड सेल है तो 2 फॉर्म है। तो एक जीन की 2 फॉर्म्स क्या कहलाती है, अलील। तो सिंपली वी कैन से डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन इज नोन एज अलील। जैसे आई कलर का जीन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई कलर जीन है, तो इसके 2 अलील होंगे, ठीक है। ये अलील माना कि ब्लैक कलर बना रहा है, ये अलील रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर के लिए, तो आई का कलर कैसा बनेगा, ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे हो सकता है ये अलील ब्लैक ना होकर ये अलील कोई और हो। एक तो ब्लैक बना है, वेट अ सेकेंड, हाँ,
एक अलील अगर ब्लैक बनाए और दूसरा ब्लू बनाए तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और आए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि अलील्स कैसे हैं। तो मैंने आपको ये बताया डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं, डीएनए की सेमी फोल्डेड फॉर्म क्रोमैटिन कहती है, हाईली फोल्डेड फॉर्म क्या कहलाती है, क्रोमोसोम कहलाती है। क्रोमोसोम की लोकेशन, ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन लिखो आप, लोकस का मतलब क्या होता है, लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ऑन द क्रोमोसोम, लोकेशन ऑफ अ particular gene on the chromosome will be known as locus, okay। और डेफिनेटली 2 लोकस होंगे क्योंकि 2 क्रोमोसोम हैं तो 2 जीन्स वहाँ पर लोकेटेड हैं, क्लियर। अब होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस, और उसी के पैरेलल में एक टर्म है हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब देखो होमोजाइगस का मतलब क्या है, मैंने आपको कहा कि एक जीन है, यहाँ पर मैं इस तरह से डायग्राम में बना देती हूँ, एक जीन है जो प्लांट को टॉल कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जीन है जो भी प्लांट को टॉल कर रहा है, ठीक है। अब मैं हमेशा डायग्राम तो बनाऊंगी नहीं, तो मैं इस टॉल को बनाने के लिए मैंने यहाँ टी लिख दिया, इस जीन के लिए भी मैंने यहाँ लिख दिया टी। तो जो हम टी लिखते हैं वो ये है। होमोलोगस मीन्स क्या होते हैं, सेम अलील। अगर दोनों अलील सेम हैं तो वो क्या करते हैं, होमोजाइगस कहलाते हैं, ठीक है। और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है, अब देखो ये दोनों टॉल कर रहे हैं तो ये है सेम अलील फॉर टॉल, ठीक है। कोई दूसरा अलील है, माना कि यहाँ पर मैं छोटा सा बना देती हूँ, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये वेट अ सेकेंड मैं आपको अच्छे से बना देती हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये क्या है, टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बहुत से बच्चों को, ठीक है। माना कि ये क्रोमोसोम नंबर है सेम, दोनों क्रोमोसोम सेम है, उस पर एक जीन है टॉल। किसी प्लांट में सेम क्रोमोसोम पर उसके ऊपर जो दोनों जीन्स हैं वो हैं शॉर्ट प्लांट बनाने वाले, ठीक है। तो अब शॉर्ट को हम कैसे लिखें, एस लिखने से अच्छा है हमने क्या करा, इसको स्मॉल टी लिख दिया। तो हम क्लियर हो गए कि यहाँ पर हम हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो हाइट कैसी है, शॉर्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, दोनों सेम थे। तो अगर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन विल बी सेम, या हम ऐसे कहेंगे कि उसके अलील जो हैं वो सेम हैं, तो वो क्या है, सिचुएशन होमोजाइगस, ठीक है। अगर हेटेरोजाइगस की बात करती हूँ तो मतलब हेटेरोजाइगस में सिंपली क्या है कि 2 अलील होंगे, एक अलील टॉल के लिए तो दूसरा शॉर्ट के लिए। प्लांट दिखने में कैसा भी हो, पर ये जो अलील हैं ये दोनों क्या हैं, 2 डिफरेंट अलील हैं। सिंपली मैं ये कहूँगी कि अगर 2 सेम अलील होंगे तो वो होमोजाइगस है, और 2 डिफरेंट अलील होंगे तो वो क्या हो गए, हेटेरोजाइगस। तो ये हमारी बात हो गई लोकस की, होमोजाइगस की, हेटेरोजाइगस की, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सारी टर्म्स आपको यहाँ समझा दी है, ठीक है। एक टर्म और आएगी, वैसे आगे आएगी जीनोटाइप, नाम से पता चल रहा है जेनेटिक कंपोजिशन की बात होगी, ठीक है। किसकी बात होगी, जेनेटिक कंपोजिशन की। और फिनोटाइप किसकी बात होगी, फिनोटाइप मीन्स विजिबल कैरेक्टरिस्टिक, लंबा छोटा ग्रीन ब्लैक, तो वो जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको दिख रहा है, तो जो विजिबल कैरेक्टर है वो क्या है, फिनोटाइप है। और विजिबल कैरेक्टर कोई ना कोई जीन सेटिंग्स की वजह से हो रहा है, तो वो जो जीन का पैटर्न है, जीन का कंपोजिशन है, वो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने आपको कैरेक्टर बता दिया था, आई का कलर, तो कलर इज़ अ कैरेक्टर, कलर रेड ब्लैक ब्लू ब्राउन कुछ भी होगा तो वो क्या हो गया, ट्रेट। आई थिंक इतना काफ़ी है, ये सब हमने टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी आगे पढ़ ही ली थी। तो जीनोटाइप फिनोटाइप मैंने आपको बता दिया, ये सब आपको बता दिया। चलो अब हम आगे चल लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई पाइसम सटाइवम की, हम बात कर लेते हैं अब मटर का पौधा, पाइसम सटाइवम, ठीक है। अब देखो पाइसम सटाइवम जो है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लॉयड है तो हम 2n लिखेंगे, उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 14, यानी कि पेयर्स कितने हो गए, 7 पेयर्स, ओके। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, 7 पेयर्स हैं, टोटल क्रोमोसोम नंबर 14 है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले मेंडल ने जब अपना वर्क स्टार्ट किया था तो उसने बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ली थी, उसने 32 या 33 के अराउंड वेराइटीज़ ली थी, ठीक है। उसके बाद उसने सोचा कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसने उसको कम करके कितनी वेराइटीज़ के बारे में स्टडी करी, 24, और लास्ट में वो आ गया 14 वेराइटीज़ के बारे में। 14 वेराइटीज़ के बारे में मतलब उसने कितने, टोटल 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करा। वेराइटीज़ का मतलब यहाँ हो गया ट्रेट, ठीक है।
उस टाइम पे वो दिख नहीं रहे थे, वेराइटीज़ थी, अलग वैरायटी का प्लांट, अलग वैरायटी का प्लांट, अलग वैरायटी का फ्लावर, अलग वैरायटी का फ्लावर, तो उसने वैरायटी बोला। बट एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर हैं? 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेड्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7 कैरेक्टर्स और 14 ट्रेड्स। ठीक है, तो ये उन्होंने स्टडी करी थी। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी करा। तो मैं इसके लिए आप एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगी कि किसी ने आपको कहा कि जाओ बाहर से जाके मटर लेके आओ। मम्मी आपको कहती है ना, जाओ धनिया ला दो, जाओ ये ला दो, वो ला दो, तो मटर लेकर आओ। ठीक है, तो आपने मम्मी से पूछा कि कहाँ से लाना है, तो मम्मी बोली कि एक सामने गार्डन लगा है, वहाँ से मटर तोड़ के लाओ। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है ले आऊँगा, बताओ कैसे लाना है। तो सबसे पहले मम्मी ने आपको बताया कि देखना प्लांट की हाइट देखना। ठीक है, तो मम्मी ने आपको बोला कि प्लांट की हाइट देखना, वहाँ जाना और प्लांट की हाइट देखना। तो पहला कैरेक्टर हमारा क्या हो गया? प्लांट की हाइट। मम्मी ने बोला कि प्लांट की हाइट कैसी होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए टॉल, तब वो मटर उसमें से अच्छी होगी। तो आपने सबसे पहले दूर जाकर देखा, जहाँ बड़े बड़े प्लांट दिख रहे थे वहाँ चले गए। फिर सेकंड मम्मी ने कहा कि पास जाकर देखना फ्लावर। ठीक है, तो 2 तरह के फ्लावर थे, तो आपने देखा कि एक तो वॉयलेट फ्लावर है और दूसरा फ्लावर है वाइट। तो मम्मी ने कहा वॉयलेट फ्लावर के पास जाना, वाइट वाले के पास मत जाना। ठीक है, तो आप वाइट वाले के फ्लावर के पास चले गए। फिर अब मम्मी ने कहा था कि फ्लावर की पोजीशन देखना। आपको क्या करना है? फ्लावर की पोजीशन देखनी है। तो 2 तरह की फ्लावर की पोजीशन है, एक हो गई एक्साइल, एक हो गई टर्मिनल। ठीक है, फिर उसके बाद मम्मी ने क्या कहा? दूर से देखना प्लांट, जहाँ टॉल हो वहाँ जाना, और उनमें भी जो 2 तरह के फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे, वायलेट और वाइट। तो आप कहाँ जाओगे? वायलेट वाले के पास। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि पोड देखना। अब तुम फ्लावर की पोजीशन देख रहे हो, कलर देख रहे हो, और उसके बाद पोड देखना। ठीक है, पोड में भी 2 चीज़ें, उसका कलर है और उसका शेप है। ठीक है, तो मम्मी ने कहा कि पोड का कलर होना चाहिए ग्रीन, तभी तुम्हें बहुत अच्छे वाले मटर मिलेंगे। ठीक है, तुम्हें येलो नहीं लेना है, तुम्हें क्या लेना है? ग्रीन। फिर मम्मी ने कहा पर हाँ, ग्रीन में देखो ना तो तुम शेप भी देखना। ऐसा नहीं है कि तुम शेप देखो, एकदम फूली फूली मटर लाना, जिसको तुम कहते हो इन्फ्लेटेड। ओके, ऐसा नहीं है कि तुम सिंपल सी मटर उठा लाओ। ठीक है, नहीं रिंकल्ड वाली नहीं लाना, या कंस्ट्रिक्टेड कहेंगे हम इसको, तो कंस्ट्रिक्टेड वाली नहीं लाना। कैसी लानी है? फुल और इन्फ्लेटेड। ओके, यहाँ तक आ गई बात समझ में? और उसके बाद ये हो गई। उसके बाद अब हम घर आए, आप मटर ले आए, आपने देखा सीड का कलर। तो सीड का कलर आपने, मम्मी ने कहा था कि ग्रीन लाना, पर आपको क्या मिला? येलो। जब आपने इतनी सारी मेहनत करी तो आपको सीड कैसा मिला? येलो। बट हाँ, सीड अभी भी राउंड थे, ना कि रिंकल्ड। तो मम्मी कहती है एक बहुत अच्छे ताज़े हरे मटर लेकर आना, चपटे सुकड़े पतले मटर नहीं लाने हैं। ठीक है, तो आप मम्मी से पूछते हो कि कैसे लाना है। ठीक है, तो मम्मी बोलती है कि वहाँ सामने जाना गार्डन में, वहाँ प्लांट की हाइट देखना। अगर हाइट टॉल है तो टॉल वाले के पास जाना, शॉर्ट वाले के पास मत जाना। और फिर टॉल में भी ऐसे वाले के पास जाना जिसके पास वॉयलेट फ्लावर है, ना कि वाइट फ्लावर है। ठीक है, ये मैं आपको क्यों याद करा रही हूँ? ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कौन कौन से कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन कौन से रिसेसिव। ठीक है, फिर उसमें भी उसकी पोजीशन देखना। अगर फ्लावर की ग्रोइंग पोजीशन एक्साइल है तो उसको ले लेना, टर्मिनल वाले को मत लेना। उसके बाद उसका कलर देखना, पोड का कलर हमेशा ग्रीन होना चाहिए और फुल्ली इन्फ्लेटेड होना चाहिए, सुकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। फिर आपने वो सब करा और अल्टीमेटली जब घर आके पोड को खोल के देखा तो उसमें से सीड्स कैसे आए? येलो। ओके, तो आप ये याद रखना कि जो सारे कैरेक्टर्स आपको चाहिए एक अच्छे प्लांट में, टॉल हो, वायलेट कलर का हो, कलरफुल फ्लावर अच्छे लगेंगे ना, एक्साइल पोजीशन पे हो, सबसे ऊपर टॉप पे उग रहा हो। ठीक है, एक्साइल का मतलब क्या है कि यहाँ पर फ्लावर उगेगा। ठीक है, फ्लावर कहाँ उगेगा? यहाँ पे। और टर्मिनल का मतलब क्या है? फ्लावर कहाँ उगेगा? यहाँ उगेगा। तो मम्मी ने कहा कि बिल्कुल जो टॉप पे फ्लावर उग रहा हो वहाँ लेकर आना। ओके, और उसके बाद ग्रीन फुल्ली इन्फ्लेटेड होना चाहिए, ये राउंड सीड्स, और कलर भी उसका ग्रीन, पर आप कलर ग्रीन नहीं ले पाए, येलो। तो इस तरह से आप याद रखोगे ये सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर हो गए। उस ये सारे कैरेक्टर कैसे हो गए? रेसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव का मतलब क्या है कि जब ये होमोजाइगस में होंगे
यानी कि दोनों एलील सेम और रिसेसिव होने चाहिए, तभी ये अपना शो कर पाएंगे एक्सप्रेशन। ओके, अब मैं इनके सिंबल्स एक बार डिनोट कर देती हूँ। देखो सिंबल सिंपल है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसके बेस पे होगा। टॉल हो गया, कैपिटल वी हो गया, कैपिटल ए हो गया, कैपिटल जी हो गया। फुल्ली के लिए हम लिखेंगे कैपिटल एफ, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे येलो, यहाँ लिखेंगे राउंड। राउंड का यहाँ पे हो गया स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल एफ। ओके, ये याद रखना ग्रीन पोर्ट का कलर है, क्योंकि सीट तो आपके कैसे निकले थे, येलो। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे ग्रीन के लिए ये, फिर स्मॉल ए, फिर स्मॉल वी, ओके, और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिचुएशन इसकी कि कैसे कैसे ये डोमिनेंट हैं, कौन कौन से कैरेक्टर रेसेसिव हैं। अब देखो प्लांट की हाइट जो थी ये अलग क्रोमोसोम पे थी, ये अलग 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 अलग। ओके, कुछ क्रोमोसोम सबके अलग अलग थे, कुछ क्रोमोसोम सबके सेम सेम थे, ठीक है। तो ये स्टोरी याद रखना कि मम्मी ने आपको कहा था प्लांट्स के जाओ मटर का पौधा लेके आओ, और मटर का पौधा नहीं लाना है, मटर का पौधा देखकर अच्छी मटर चुन कर लाना है। पर आप कैसी चुन के लाए, येलो। आपने सब कुछ तो सही देखा, मम्मी ने कहा था टॉल फ्लावर होना चाहिए तो आपने टॉल देखा। मम्मी ने कहा था कि वायलेट फ्लावर में से लाना, तो वायलेट फ्लावर वाले प्लांट के पास गए, उसमें भी एक्साइल वाले के पास गए, और उसमें भी फिर मम्मी ने कहा था अच्छी ग्रीन ताज़ी ताज़ी ग्रीन फलियाँ लाना जो सिकुड़ी हुई ना हो, फुल्ली हो और इन्फ्लेटेड हो। आपने वो भी किया, पर घर आके देखा सीड राउंड तो थे पर ग्रीन नहीं थे। ओके, कैसे थे, येलो। तो जो ग्रीन मटर आप खाते हो वो क्या है, रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो अब मैं आपसे कहूँ कि अगर यहीं पर देखकर हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर वाइट फ्लावर वाला है, वाइट फ्लावर तो वो कैसा है, होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। अगर मैंने कहा टर्मिनल है तो वो कैसा होगा, एक्साइल होता है इसका ऑपोजिट, तो यानी कि स्मॉल ए। ओके, अगर मैंने आपको कहा येलो सीड हैं, हमें चाहिए थे ग्रीन पर आए येलो, तो आप क्या लिखोगे, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये येलो ग्रीन में कंफ्यूज मत होना, ग्रीन पोर्ट का कलर है पर अंदर जब खोल के दिखा तो वो तो येलो निकला, ऐसे याद रखना, ठीक है। और ग्रीन को आप दोगे जी और येलो को आप दोगे वाई। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली है जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। सारे टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट आता है तो एक बार पीछे से जाकर वीडियो को देखो, प्रीवियस लेक्चर को देखो जिसमें मैंने आपको सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई हैं, और उसके बाद फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। आई विल ट्राई कि मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँ। ओके, so now it's a time to learn about the mono hybrid cross. First of all, the term mono and the term hybrid. Hybrid means क्या होता है, मिक्सिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। और मोनो मीन्स क्या होता है, वन, ठीक है। और क्रॉस मीन्स क्या हो रहे हैं, हम क्रॉसिंग करा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्रॉसिंग कैसे कराई इन्होंने, आपको पता है एक फ्लावर होता है, फ्लावर का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होती है, इस तरह से स्टिग्मा होती है और उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इसी के यहाँ पर क्या निकले होते हैं, एंथर निकले होते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हम क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ ये जो एंथर्स थे इनको तो कर दिया कट, ठीक है। ये जो एंथर्स थे इनको क्या कर दिया, कट। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको इरेजर से इरेज करके आपको बता देती हूँ कि कैसे इन्होंने एंथर को कट करा, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। अब ये उड़ा दिए इन्होंने एंथर, ओके। अब ये स्टिग्मा रह गई, वहीं पर एक दूसरे प्लांट से एंथर लेकर इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, ठीक है। और फिर इसको कवर कर दिया एक बैग से, ठीक है। इसको हम कहेंगे बैगिंग, ओके। पहली बार कवर करके रखा था ताकि क्या हो कि किसी और का स्टिग्मा, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, आई थिंक पेंसिल इशू कर रही है, हाँ। तो अब देखो सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्या होता है। ये स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा के नीचे क्या होती है, ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे होते हैं एंथर्स, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या होते हैं, ये एंथर कुछ पॉलन्स प्रोड्यूस करते हैं और यही पॉलन्स यहाँ आकर इसी के स्टिग्मा को फर्टिलाइज करते हैं। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी सेल्फ पॉलिनेशन की, मतलब सेम फ्लावर के पॉलन्स उसी के स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। पर हमने यहाँ पर क्या किया, इन एंथर को तो कर दिया कट, ठीक है। तो अब ये जो स्टिग्मा है ये हमारी स्टिग्मा है और ये है एंथर,
ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ कि इनको तो उड़ा दिया और इसको कवर कर दिया एक बैग से। इस प्रोसेस को हमने बोला है बैगिंग, ठीक है। फिर इस स्टिग्मा को वापस खोला, बैग हटाया और अपनी मर्जी के पोलन्स यहाँ लाकर, जो मेंडल को चाहिए थे वो यहाँ लाकर स्प्रेड कर दिए और फिर अगेन इसको कवर कर दिया ताकि कोई दूसरा ना आए। पहले हमने कवर कर रखा था ताकि खुद का ना आए, और अब हमने कवर कर दिया कि जो हमने डाला उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आए। इसको हमने कहा रीबैगिंग। ओके, तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन को तो उन्होंने क्या किया, प्रिवेंट किया, ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर, ओके। इमैस्कुलेशन मीन्स क्या होता है, एंथर को रिमूवर करना ताकि वो अपने मर्जी के पोलन ग्रेन्स वहाँ स्प्रेड कर सकें, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, क्रॉस पॉलिनेशन, और यही हम कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, ओके। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ओके। तो ये अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ें। तो इसके लिए इन्होंने स्टेप्स क्या पढ़ी थी, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, सेलेक्ट करा पेरेंट्स को कि कौन कौन से पेरेंट्स आपको चाहिए। तो मैं लिखूँगी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, और पेरेंट्स जो लिए थे इन्होंने कैसे लिए थे, ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग मतलब क्या होती है, एकदम प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब क्या है, होमोजाइगस, ठीक है। कैसे पेरेंट लिए थे, होमोजाइगस। तो अगर मैं आपको ट्रू ब्रीडिंग कहूँ, होमोजाइगस कहूँ, प्योर लाइन कहूँ, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। फिर उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, वो भी कैसा था, आर्टिफिशियल था, या फिर मैं आपको कहूँगी कौन सा क्रॉस था, क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। तो ये कौन सा क्रॉस था, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू कराया गया क्रॉस। और उसके बाद उसने क्या किया था, F1 जनरेशन बनी थी, और फिर उन्होंने कौन सी जनरेशन को ऑब्जर्व करा था, F2 जनरेशन को ऑब्जर्व करा था। F1 जनरेशन के बाद उन्होंने F2 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस करी थी, बाय सेल्फ क्रॉस, ओके। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन कराया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन जो आई उसको सेल्फ क्रॉस करा के F2 जनरेशन प्रोड्यूस करी, ठीक है। तो ये अपनी स्टेप रही। ये अब हम पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब एक बार आप ये सब रिवाइज करो, ठीक है, तब तक फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार इसको अच्छे से देखो। बच्चों अच्छे से देखो ताकि आप जो भी मिस्टेक अभी कर रहे हो लिख लो, कोई नोट का कोई पॉइंट बचा हो उसे नोट करो।